जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज का हमारा प्रोग्राम बड़ी देर के बाद डॉक्टर आयशा हदीका के साथ हो रहा है। और बात हम करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहाँ पे अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो एक दौरा कर रहे थे और बड़ी सख्त उन्होंने वहाँ पे बातें भी कही, ईरान के बारे में, डील के बारे में। और वो जो जेडी वेंस अमेरिका के नायब सदर की जो थोड़ी अपीजमेंट की या प्रो टिल्ट एक ईरान की तरफ दिखाई देता है, वो बिल्कुल रूबियो उसको बैलेंस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अमेरिकी पॉलिसी भी इसी तरीके पर गामजन रहेगी या उसमें मजीद कोई चेंज आ जाएगी? और ये ईरान के साथ जो डील हुई है, ये कहाँ तक चलेगी, इसका फ्यूचर क्या है? डॉक्टर आशा ने अभी इसके ऊपर एक मजमून भी लिखा था कुछ दिन पहले, द प्रिंट इंडिया के लिए, और उसमें उन्होंने काफी खदशात का भी इजहार किया था। तो आज उनसे जानेंगे कि वो क्या क्या रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस पैक्ट है, आज अल अरेबिया में एक आर्टिकल भी आया हुआ है जो वो ये कह रहे हैं कि इस हालिया ईरान के साथ जंग में वो डिफेंस पैक्ट टेस्ट भी हुआ है। कुछ उसकी बात करेंगे। और बरतानिया के जो स्पेशल एनवॉय हैं अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने सेल्फ डिफेंस का हक है। टीटीपी अगर उस पर हमले कर रही है और अगर टीटीपी अफगानिस्तान में बेस्ड है, तो फिर पाकिस्तान बिल्कुल वहां पे अटैक कर सकता है। तो वेलकम बैक आयशा, ये हमारा लंबा चौड़ा एजेंडा है और इसमें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जरा ईरान की जो एमओयू हुआ है, और आपने मजमून भी मैंने देखा लिखा और बड़ी अब ट्वीट्स भी बड़ी कर रही थी, तो जरा ये बताइए कि आपको क्या लगता है, ये गाड़ी जो है ये छिनती दिखाई देती है या कहीं रास्ते में ही पटरी से उतर तो नहीं जाएगी? रज़ा, मैं समझती हूँ कि ये समझ के चलें कि रास्ता जो है ना बहुत अपहिल है और बड़ा दुश्वार गुजार है। हम्म। देखिए, जेडी वैंस ने जो कहा और मार्को रूबियो ने जो कहा, राइट। दोनों अलग कोई चीज नहीं कह रहे, ना कर रहे हैं। बात यह है कि उस वक्त स्विट्जरलैंड में बर्किनस्टॉक में जो माहौल था, जो काम वहां होना था कि भाई ये डील हो जाए, जेडी वैंस वो अचीव करना चाह रहे थे, उन्होंने किया। उसमें हमें लगा कि जी वो थोड़ी सी अपीजमेंट कर रहे हैं ईरान की, लेकिन उन्होंने भी राइट। कभी अपीजमेंट नहीं की। मार्को रूबियो देखें जो कह रहे हैं, उसकी वजह ये है कि दे आर मल्टीपल प्लेयर्स इस कॉन्फ्लिक्ट में। ईरान यूएस की तो जंग हुई है ना, इसमें इजराइल भी है, इसमें सऊदी अरेबिया भी है, इसमें कतर भी है, बहरीन, कुवैत, ये सारे मिडल ईस्ट के मुल्क हैं जो कि जिनका अपनी जगह कंसर्न है कि अपने पूरे कद के साथ अगर ईरान खड़ा हो जाता है तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। और बात यह है कि ये कंसर्न, मत भूलें कि ये नहीं कि ये कंसर्न पाकिस्तान में नहीं है। हमारे लोग जिस किस्म के बेशक नारेबाजी करें कि जी वाह वाह जीत गया जीत गया, वाह वाह, बात यह है कि पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में बिल्कुल ये कंसर्न है कि अगर पूरे कद से, देखिए फर्ज करें जी आप कल 300 अरब डॉलर मिल जाते हैं ईरान को। ईरान में इस वक्त वो ह्यूमन और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कि वो जिस जगह आपने उसको 79 में छोड़ा था ना, वहां वो खड़ा हो सकता है। सो गल्फ वाले समझते हैं कि भाई तो खा जाएगा हमें। हाँ इट जी, विल बड़ा इट विल बी अ बड़ा है। इट विल बी अ पावर टू रेकन विद। यस। तो अब ये है कि मार्को रूबियो ने जो जाके कहा है वो एक्सप्रेशन है उस तमाम कंसर्न का, उस पॉलिटिक्स का जिसके प्रॉब्लम चल रहे हैं। सो हम्म। बेसिकली ईरान को ये कहा जा रहा है कि भाई हुर्मुज खोलो, न्यूक्लियर इश्यूज पे डिबेट करो और इंसान के बच्चे बनो। लेबनान में हाथ अपना हटाओ अपने प्रॉक्सी से, और उसके बदले में हम आपको आपके बिहेवियर के उस पे आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ पैसे देंगे। राइट। राइट। अब ट्रम्प ने जैसे एक ट्वीट की कि जी ईरान के कोई
हम सैंक्शंस लिफ्ट नहीं कर रहे। साथ ही उनके $6 बिलियन रिलीज किए, लेकिन साथ उसकी कंडीशन लगाई कि भाई अमेरिका से वो चीजें खरीदेगा। ठीक है, चलें, एक इकोनॉमी जनरेशन शुरू हो गई ना। फिर कतर जो आके बैठा हुआ था स्विट्जरलैंड में, उसकी वजह यह है कि कतर ने भी उनको कुछ देने का किया है। कुछ जी, मिडल ईस्ट और के मुल्क जो है, वैसे थोड़ी थोड़ी इंजेक्शन होगी पैसे की, राइट। लेकिन खुल्लम खुल्ला ये जो 300 अरब शरब है ना, मुझे नहीं आता, नजर हाँ, आता। और एक ये बात, एक लेट मी फिनिश, दूसरा ये है जी कि इजराइल बैठा है, जिसकी इस वक्त कोई यूं बात नहीं कर रहा। व्हाट आर दे थिंकिंग? आई एम श्योर उनका भी कंसर्न, और मैं ये नहीं, मैं उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रही, उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि उनके जहन में क्या होगा, नीतनयाहू के जहन में क्या होगा। सो वो उसको कहाँ लेके जाएगा? अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं वो होंगे अमेरिका में। अब जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे और से उसकी सबसे बड़ा एक्सप्रेशन ये होगा, ये कहीं नहीं जाएंगे ट्रम्प साहब, आप भी जानते हैं, आप अमेरिका में रहते भी हैं, टाइम गुजारते हैं। तो ट्रम्प साहब जाएंगे कहीं नहीं, लेकिन आपकी डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस कमेटी वगैरह वगैरह, अगर डेमोक्रेट जीत गए तो इमीडिएटली उनके लोग आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने सुना है, मेरे गुनाहगार कानों ने, वो यही है कि डेमोक्रेट्स भी, और वो जो कौन सी है, एपेक, जो इजराइल की फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, जूइश लॉबी बिल्कुल अमेरिका में, इफेक्ट है राइट? जी, बिल्कुल। हाँ तो जी। वो बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प को हरा दें। सो अगर कोई क्राइसिस फिर से मिडल ईस्ट में आता है, तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि ये फसाद फिर से शुरू हो जाए। लेकिन उस पीरियड में क्या होगा, यू नो, ये बात भी होगी, यू नो, कोई कोई नरमी, कोई सख्ती, इस किस्म की गुफ्तगू रहेगी। जी आयशा, बिल्कुल नरमी और सख्ती, और ये रो आपने कहा अपहिल एक बैटल यकीनन होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें आपसे ये जानना जरूर चाहूंगा कि वो आपकी बात दुरुस्त है कि ट्रंप ने कभी कहीं जाना नहीं है, लेकिन ये कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर बहुत है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, कम से कम नवंबर तक। तो नवंबर से पहले पहले वो ये जो मिड टर्म के इंतखाबात, अभी आपने एपेक का भी हवाला दिया, और फिर इसराइल से जो बड़ी तनकीद हो रही है इस पूरी डील के ऊपर, एमओयू के ऊपर। और ये तो ट्रंप इन दो मतलब मार्को रूबियो और वैंस की वर्ल्ड्स जो है उनके दरमियान फंसा भी हुआ है कि वो ये चाहता है कि अब इससे निकले, इस चीज से आगे बढ़े और कुछ और अपनी लेगेसी का बंदोबस्त करे। लेकिन जिस तरह से ये फंस गए हैं इस मामले में, तो अब लगता यही है कि अमेरिका को भी कुछ तो कुछ फैसले करने पड़ेंगे। अब आपने देखा कि जेडी वैंस। रजा, आपकी बात थोड़ी सी काटती हूँ। मैं समझती हूँ कि जेडी वैंस और मार्को रूबियो की दो मुख्तलिफ वर्ल्ड्स नहीं है। बॉस एक। जो कह रहा है ये एक ही वर्ल्ड है, उसमें एक के जिम्मे एक काम लगाया गया है, दूसरे के जिम्मे दूसरा काम लगाया गया है। देखिए ना, ठीक। आपने जीसीसी कंट्रीज को भी तो लेके चलना है ना साथ। वो हम्म। ऑलरेडी वहां चीखम पुकार है। वो पिछले दिनों में देख रही थी, वो स्टेटमेंट आई थी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की। उन्होंने कहा जी ट्रम्प से हम फारिग हैं क्योंकि ट्रम्प ने हमें अबैंडन कर दिया, ये वो। सो उन्होंने, अमेरिका ने जीसीसी स्टेट्स को भी साथ लेके चलना है ना। सो राइट। उसमें, सो मैं इसमें कोई डिवीजन नहीं देख रही। जो डिवीजन अगर है वो यही है कि देयर इज ऑफ कोर्स अ वेरी स्ट्रांग प्रो इजराइल लॉबी अमेरिका में ना। तो जी। प्रेशर डाल रहे हैं। फिर डेमोक्रेट्स हैं, कुछ एक्सट्रीम राइट विंग के भी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि अमेरिका कंटिन्यू करे वॉर। लेकिन ये देख लिया है ट्रम्प ने कि वॉर में कंटिन्यू कंटिन्यू करने से कोई फायदा नहीं होगा। दुरुस्त। अब बिल्कुल। देखे ना, ऑयल प्राइसेस नीचे गई हैं। जो आज ही मैं पढ़ रही थी कि इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है, होर्मुज
से शिप्स की, वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। और मैं समझती हूँ कि जो एक खतरा था ना बहुत मेजर दुनिया में रिसेशन का इस क्राइसिस के अराउंड, वो थोड़ा-सा कम हुआ है, तो वो इश्यूज़ हैं बड़े ट्रम्प के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल वो इश्यूज़ यकीनन है और इस वक़्त उसके सामने है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो ज़ाहिर बात है ट्रंप की जो पॉलिसी है दोनों उसको लेके चलेंगे। लेकिन आशा मैं इसमें ये ज़रूर इज़ाफ़ा करूँगा कि इज़राइल के बारे में अमेरिका से जिस तरह से एक पब्लिक ओपिनियन भी चेंज हुआ है और साथ-साथ जो बयानात भी आए हैं खुद ट्रंप के भी, वैंस के भी, ये भी बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है। मतलब हमने तो ऐसे कभी कम से कम मुझे तो नहीं याद कि इस तरह का कोई स्टेटमेंट देखा हो अमेरिकन इस लेवल के ऊपर। और इसी तरह यूरोप में भी एक पूरी फजा बनी हुई है इसराइल के बारे में। पब्लिक ओपिनियन जो है ये सोशल मीडिया हम आज बात भी कर रहे थे, तो थोड़ा सा इससे बताएं कि आप क्या समझती हैं कि जो एक ये पॉलिसी में शिफ्ट आएगा यूरोप और यूएस की टुवर्ड्स इसराइल, बिकॉज ये मिडिल ईस्ट के मामला तो उससे लिंक्ड है। अगर तो पुरानी पॉलिसी ही चलती रहेगी तो फिर तो हम देखेंगे कि वही तसलसल होगा। अगर उसमें कोई तब्दीली आती है, इसराइल को थोड़ा सा पता लगेगा कि अब इस तरह से अमेरिका की उसको ब्लैंकेट या अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है, तो उसका भी फिर बिहेवियर तो मॉडिफाई होगा ना। रज़ा, सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, आपके हम्म, ख़्याल में अमेरिका इज़राइल को वेपन्स बेचना बंद करेगा? नहीं सवाल फिर जवाब है बिल्कुल नहीं, नहीं। ठीक है ना? देखें, एक टेंशन है रिलेशनशिप में, बिल्कुल है। एंड आई थिंक वो टेंशन यूरोप में भी इसलिए है क्योंकि नेतन्याहू हैज़ डेफिनिटली ओवरप्लेड हिज हैंड ना। लाइंस गाज़ा क्रॉस। में देखिए ना, बिल्कुल। गाज़ा में कत्लो गारत से लेके ट्रंप को जो उसने इनकरेज किया कि जी जंग करो, राइट? अब खुल्लम-खुल्ला मैं कल परसों ही बल्कि वो पॉडकास्ट सुन रही थी। 2 बहुत ही सीज़न्ड जर्नलिस्ट हैं यूके के, वो एक पॉडकास्ट करते हैं, रेस्ट इज़ पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल। उसमें वो कह रहे थे कि भई जो ट्रंप ने किया है, जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग एटलीस्ट शॉर्ट से मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है यूरोप के लिए, वो ये है कि एनर्जी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है इस जंग की वजह से। और इन्होंने वो एक जंग शुरू की जिसका इनको पता नहीं था कि ये खत्म कर सकते हैं, बल्कि गलत एस्टिमेट्स लगाए। सो यूरोप को वो तंगी है, लेकिन क्या यूरोप अपना हाथ पीछे खींचेगा? हाँ जवाब है नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल। मतलब ये कि अब आप ये देखें कि जो यूके का पॉसिबली द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नम, जिसका बर्नम। नाम आ रहा है, हाँ उसने जी। स्टेटमेंट कल दिया कि मैं जो पहला दौरा करूंगा फॉरेन ट्रिप, वो मैं इसराइल का करूंगा। सो जूश लॉबी, जूश पैसा, वो सब जगह अपना इन्फ्लुएंस उसका अभी भी उतना ही है। सो और देखिए ना, मजे की बात यह है कि उसका ऑल्टरनेटिव, ओके, आई मीन लैक ऑफ बेटर वर्ड, मैं कहती हूँ मुस्लिम पैसा। हाँ अगर आप देखें जो इन अरब स्टेट्स के पास है ना, जी तो जी। अरब स्टेट्स तो खुद ईरान के कोई शदाई नहीं है। बिल्कुल, ओहो बिल्कुल भी नहीं और डरते हैं, मतलब कि आप ये देखिए ना कि हमारे अपने यहाँ वो लोग जो कि बहुत ही सऊदी के बड़े चमचे बने हुए हैं और यहाँ ट्वीटें करते फिरते हैं और गालियां देते फिरते हैं। आपके प्रोग्राम में भी आते हैं वैसे तो ऐसे कुछ लोग। बट बात ये है कि अ, सऊदी लॉबी जो है आपके यहाँ भी है, और इन तमाम जगहों पे ऑल्टरनेटिव देखो पुश बैक करने के लिए जूइश इन्फ्लुएंस को आपके पास तो, और मुस्लिम वर्ल्ड के पास तो कोई हथियार नहीं है ना। सो जी मैं समझती हूँ कि टू दैट लेवल गुस्सा है कि भाई
ये क्या करवा दिया। लेकिन अगर फर्ज करें जैसे पेपे एस्कोबार ने बहुत ही बकवास की है कि जी पाकिस्तान ने धमकी भेजी कि हम तुम्हें सवा हाँ, हस्ती से मिटा देंगे। हाँ, तो हाँ, हाँ, ऐसी हाँ। सोच भी किसी के ज़हन में आई, तो ये यूएसए एंड यूरोप विल ऑल कम टुगेदर ट्रू, इन सपोर्ट ट्रू, ऑफ इज़राइल। तो बिल्कुल। तो बात है, और ना ही ये वेपन्स देना बंद करेंगे। असल बात तो ये है ना, वेपन्स और क्या और जो मिलिट्री एड मतवातिर जाती है, आपके भी इल्म में है कि वो लाइफलाइन है इसराइल की जो पावर है सारी उस हवाले से। तो बहरहाल आयशा, ये तो खैर आपने बड़ी जिसे कहते हैं सोबरिंग एनालिसिस किया है आने वाले वक्त का। लेट्स होप के इट इज ये किसी भी सूरत में जंग बंदी जो है वो कायम रहे। बाकी तो ये बड़े पेचीदा मसले हैं, ये तो हल होने में साल साल भी लग सकते हैं, कोई कल परसों ठीक होने वाले नहीं है जिस तरह के मामलात हैं। लेकिन जरा अब इस पे आते हैं। ये जो अल अरेबिया का एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि इस जंग में ये भी क्लियर हुआ कि पाकिस्तान सऊदी जो डिफेंस कॉपरेशन एक फैक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो रहा था, पाकिस्तान उसकी पासदारी कर रहा था इस पूरी जंग में। जिस तरीके से जो भी इन्वॉल्वमेंट थी पाकिस्तान की, मीडिएशन भी थी और सऊदी अरेबिया का डिफेंस का बार बार जिक्र भी था। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर, क्योंकि अगरचे कि एक ओवरवेलमिंग इस वक्त जो बात पाकिस्तान में तो हो रही है वो ये हो रही है कि जी ईरान के लिए हमने मीडिएट किया और सारा कुछ किया, लेकिन एक्चुअली में हम सऊदीज का भी साथ में ख्याल करें और सऊदीज के ख्याल में ही शायद मीडिएशन को भी बूस्ट मिल रहा हो। एक तो जी मैं उस अल अरेबिया के आर्टिकल को ज़्यादा सीरियसली नहीं लूँगी ओके। और आपको भी यही मशवरा दूँगी। दूसरी बात ये है कि उसका जो अंडरलाइंग थीसिस है वो सही है। हाँ, क्योंकि आप देखें बार-बार जो पाकिस्तान ने बात की और कहा, शुरू के दिनों की जो मीडिएशन थी उसमें उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप हमला करोगे, क्योंकि जब हमले हो रहे थे रिएक्टिव रिस्पॉन्स था जब ईरान का, तो वो कहते थे कि देखो सऊदी अरेबिया पे हमले मत करो, क्योंकि फिर हाँ, हमने इनके साथ वो पैक्ट किया हुआ एग्रीमेंट है, फिर हमें खड़े होना पड़ेगा और देखो हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी हैं वगैरह वगैरह। तो हमने वो मुनासिब जो डिप्लोमेटिक तड़ियाँ लगानी थी, सो टू स्पीक, वो की सऊदी अरेबिया के बिहाफ पे। तो कंपैरेटिवली सऊदी अरेबिया पे कम अटैक हुए। सो दैट व्हाई दैट्स व्हाई वो जो आर्गुमेंट है एक तरह से सही है कि जी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया की बिहाफ पे किया, ओके, इन कंपैरिजन एज अपोज टू फॉर एग्जांपल यूएई या बहरीन या और जो कतर वगैरह, जो उनके लिए नहीं किया। मैं खुद समझती हूँ कि ऐसे मज़ामीन जो हैं, एक तो आई मीन पार्टली मैं जैसे मैंने अर्ज़ की ना कि पार्टली उसका आर्गुमेंट ठीक है। लेकिन मैं ये भी कहूँ कि ये सौदा बेचने के लिए मुझे लगता है ये आर्टिकल कि भई देखो, अ, सऊदी अरेबिया को कितना फ़ायदा हुआ, आप बाकी मुल्क भी इकट्ठे हो जाएँ और आ जाएँ और एक एग्रीमेंट कर लें पाकिस्तान के साथ। मुझे तो इसका जो थीसिस है अंडरलाइंग वो ये लग रहा है। तो जी बिल्कुल वो अंडरलाइंग मामला है, लेकिन आशा इसमें एक जो चीज कही जा रही है कि मिडिल ईस्ट की जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो भी इस जंग के बाद तो बदलेगा। एक तो जाहिर बात है कि ईरान का आपने ऑलरेडी कह दिया कि ईरान एक मिडिल पावर के तौर के ऊपर उभरा है और जिस तरह से वो उससे अपना दिफा भी किया है, तो वो दुनिया भी देख रही है, उसकी मोतरफ भी हुई है। और यकीनन गल्फ स्टेट्स भी सोच रही होंगी कि शायद उनको भी कुछ री इमेजिन करना होगा, रिव्यू करना होगा अपना मुस्तकबिल का, क्योंकि पहले उन्होंने तो इन्हिसार किया हुआ था अमेरिका के ऊपर सिक्योरिटी के लिए। लेकिन इस पूरी पिछले 3-4 महीने में ये भी चीज साबित हुई कि अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है वॉज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ईरान के पास ये पावर या कैपेबिलिटी थी कि जिस तरह से उसने अटैक भी किया, ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजे, अगरचे बहुत सारे नहीं लग सके लेकिन नुकसान तो हुआ। कतर का भी किसी हद तक हुआ, सऊदी अरेबिया में कम उन्होंने किया
यूएई में तो बहुत ज्यादा किया, सबसे ज्यादा यूएई को टारगेट किया, कुवैत को भी किया। और उस ज़िमन में ये भी, अभी आपको पता है कि हमारे वजीर खारजा इसहाक डार भी गए हुए थे, मिस्र गए हुए थे। उससे पहले अब ये भी आज मैं पढ़ा था कि ये भी कहा जा रहा है कि ईरान भी इस चीज में इंटरेस्टेड है कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की के साथ एक अंडरस्टैंडिंग की जाए कि ये लोग जो है ये इस नए पोस्ट वॉर जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसमें एक तरह की एक गारंटर्स भी बने, या ये स्टेक होल्डर्स बने ओवरऑल सिक्योरिटी के मामले में। किस हद तक आप ये समझती हैं कि ये वाला नक्शा जो है आगे उभर सकता है, या पुरानी ही जो अमेरिका का रोल है वो बरकरार रहेगा और जो भी उसके इंटरेस्ट थे? जी। एक तो ऐसी गपशप जो होती है ना, वो मैं समझती हूँ कि शामें गुजारने के लिए बड़ी अच्छी होती है। बस, ये गपशप है। ये अच्छा। हमारे यहाँ से जो सरकारी बहुत सारे ट्विटर अकाउंट हैं वो, और ऐसे शहज़ादे शहज़ादियाँ जो कि बहुत ही एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, वो कब से नारे लगा रहे हैं कि जी एक नया ग्रुप बन रहा है सिक्योरिटी, जिसमें इजिप्ट है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, कतर वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ मेरा नहीं ख्याल कि बनने जा रहा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि देखें, अ, ईरान चाहेगा अ बिट ऑफ अपीसमेंट विद सऊदी अरेबिया, क्योंकि इनको पता है कि इनिशियली जो कुछ सोर्स पैसे का है वो ये गल्फ कंट्रीज ही हैं। अमेरिका से पहले ये कुछ पैसे निकालेंगी, कतर ने कमिट किया है ना। जी। सो इनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करना, और ये जो ताल्लुकात हैं उनकी गुफ्तगू जो आपको पता है बहुत ख़राब थे हालात, चाइना सॉरी ईरान और सऊदी अरेबिया के, जो फिर चाइना ने थोड़ी-सी अपीसमेंट करवाई। लेकिन ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एक सख्त सेक्टेरियन एंगल इसका भी है। मतलब ये कि वो सऊदी अरेबिया में जो लोग रहे हुए हैं तो वो बात करते हैं, हँसते हैं। वो कहते हैं कि सऊदी जो हैं वो कहते थे कि भई हम ज्यूज़ के साथ ब सलाम दुआ कर सकते हैं, हम शियों के साथ नहीं कर सकते। तो सेक्टेरियन टेंशन बिल्कुल है, ये मत भूलें। अ, इजिप्ट जो है, आई डोंट थिंक सो। पर देखें, जो ज़रा थोड़ा-सा हौसले से, मतलब शायद मैंने भी कभी मिडल पावर के सेंस में किया हो। देखिए, मिडल पावर बनने के लिए एक तो आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी कम होनी चाहिए ना हाँ। ऑन बिगर पावर्स। इस वक़्त जरूर। तो अभी अपने घुटनों पे ही है ईरान ठीक। फाइनेंशियली। बढ़े, और मैं समझती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि भई ये डील अगर, जिसे कहते हैं ना कि किसी तोड़ लगे, तो उसमें बहुत फ़ायदा ईरान को ये होगा, अपना रीबिल्ड करेंगे, और जब रीबिल्ड करेंगे तो ज़ाहिर है उनकी जो कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपेसिटी, वो अपने हमसाये ममालिक से कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल सही है। तो तब वो क्वालिफ़ाई करेगा और फिर उसका इन्फ्लुएंस ज़ाहिर है नेचुरली बढ़ेगा। और यही मैंने आपको शुरू में जो अर्ज़ की ना कि ये ख़दशा इन जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की ममालिक को है। सो इट विल, ये सारा मसला होगा वेट एंड वॉच कि जी हाँ। देखो क्या है। एंड आपका जो शुरू का सवाल था कि अमेरिका, देखें अमेरिका कहीं निकल नहीं रहा। ये जो अपनी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस की अपीजमेंट के लिए ये सारे ममालिक बात कर रहे हैं, इनकी इस वक्त आप उठा के वेपनरी देख लें, सारी वेस्टर्न है। और वेपन्स शिफ्ट करने कोई एक दिन का काम नहीं होता। यस। पाकिस्तान जो है हैज़ नथिंग दैट वे टू ऑफर, नथिंग कंपेरेबल। चाइना से लेंगे, आई डोंट थिंक कि छोटा-मोटा बिल्कुल लेंगे, यू नो वो डाइवर्सिफिकेशन हर मुल्क करता है।
बिल्कुल। हमने भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत दफा की है। इन ममालिक के पास पैसे हैं, बट ये ऑल्सो आप मत भूलें कि अमेरिका गल्फ को, आई मीन दे लुक एट देम एज अ बिग मार्केट। जी, तो बिल्कुल। ये मैं नहीं समझती कि अमेरिका कहीं जा रहा है। अमेरिका अलबत्ता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर रहा है। हुँ। मतलब ये कि उनको भी, देखिए, वो आपने एक चीज पे कभी गौर ही नहीं किया। अभी रिसेंटली एक डिसीजन हुआ है, इंडो पैसिफिक कमांड जो है, इट इज जी, रिवर्टेड टू बीइंग पैसिफिक कमांड। यस। नाउ दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ टू थिंग्स। वन, कि यूएस जो है वो चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशनल नहीं अब होना चाह रहा, जी, कंपेटिटिव होना होगा, कॉन्फ्रंटेशनल नहीं। हाँ, सेकेंडली, ये एक एडमिशन है कि भाई हम इस सारे रीजन में एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस या मिलिट्री इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। सो अब ठीक। उसमें होगा ये कि ये छोटे छोटे जो है ना मुल्क, रीजनल मुल्क, उसमें उनको टेम्पररी टास्क मिलेंगी, रोल हुँ, नहीं, टास्क मिलेंगी। तुम हुँ। ये कर लो। पाकिस्तान को टास्क दी गई कि भाई ये ईरान से समझौता कराओ, हाँ लेकिन जी। वो जो पुराना कोल्ड वॉर वाला एक फ्रेमवर्क है ना, कि आप रीजनल पावर्स बना दें, पावर सेंटर्स। आई डोंट थिंक ये पावर सेंटर्स बनाने जा रहे हैं। ये टास्क एलोकेट करेंगे। कोई इजिप्ट को करेंगे, कोई पाकिस्तान को करेंगे, कोई किसी और को करेंगे, डिपेंडिंग ऑन के अमेरिका की नीड क्या है। और जहां तक देखें, जहां तक ये गल्फ और मिडल ईस्ट के मुल्क है ना, इनके अपने अंदर इतने क्रैक्स हैं, इतनी फैक्शनलाइजेशन है, इतनी इतने फैक्शंस हैं इनकी पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिक्स में, रीजनल पॉलिटिक्स में, आपस में इनकी बनती नहीं है। आज के हुँ, दिन में मसलन सऊदी अरेबिया का इशू, ईरान कम है, यूएई ज्यादा है। और आप ये देखिए कि वो जो हुतीज हैं, अब सऊदी अरेबिया को बिल्कुल एंगेज करना है, रखना है ईरान को। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मामले सेटल होंगे, अभी तो वो हुतीज बैठे हैं ना, वो अपना हाँ, हाँ। सर उठाएंगे। सो ये छोटे मोटे झगड़े जो है ना, ये आते जाते रहेंगे। मिडिल ठीक। ईस्ट इज नॉट अ पीसफुल लैंड एंड रीजन। तो उसमें टास्क करने के लिए भी जी, मुल्क चाहिए। और मैं समझती हूँ कि फिर जरा एक दूसरे की यूं जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड। राइट। ठीक। अच्छा आयशा, आखिरी हमारी बात है टीटीपी के हवाले से। यूके के जो स्पेशल एनवॉय हैं लिंडसे, वो उनका एक इंटरव्यू है जहां पे उन्होंने ये बेसिकली कहा कि पाकिस्तान को राइट, वो जिसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस का राइट है। और जो टीटीपी और अफगानिस्तान में जो स्ट्राइक्स कर रहा है पाकिस्तान, ये उसका हक है। तो ये काफी, आई मीन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट तो इसको एक तरह से एक इंडोर्समेंट ही समझेगी कि जो उनकी पॉलिसी चल रही है। क्योंकि रिचर्ड लिंडसे साहब ने तो बड़ी क्लियरली यूं कहा है कि पाकिस्तान के मौकफ की तायद की है। कितनी सिग्निफिकेंट ये बात है? विल इट बूस्ट पाकिस्तान फर्दर, क्या कहते हैं, स्ट्राइक्स या काइनेटिक एक्शन? देखिए जी, बात यह है कि लिंडसे साहब जो हैं वो उनका बयान जो है वो पसंद आएगा पाकिस्तानी लीडरशिप को, स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप को। अमेरिका को भी ये चीज समझ आएगी। बट बात यह है कि ये तमाम मुल्क जो हैं, इंक्लूडिंग द यूके, जब पाकिस्तान के बॉर्डर पे इश्यूज जो हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। उसके लिए पाकिस्तान को क्या देने को तैयार है? इन गरीबों के पास तो खुद अपने घर में खाने जोगे दाने कम हो गए हैं। सो
ये I mean, I don't even think they're looking at that policy and consequences. So, हाँ, तो ये ये जो है ना, अब आप देखें ना, पाकिस्तान ने जैसे बॉर्डर ट्रेड बंद कर दी है। अब आपके सैकड़ों पाकिस्तानी ट्रकर्स उस साइड ऑफ द बॉर्डर फंसे खड़े हैं, जो आ नहीं सकते। सो आपके यहाँ ये इश्यूज हैं जो कि चलते रहेंगे। एंड आप आई डोंट थिंक कि काइनेटिक मीन से ये अ, कहीं बहुत दूर जाएगी बात, क्योंकि जितना आप इन्फ्लुएंस कर सकते थे ना, वो आपने कर लिया। और उन्होंने हम्म। स्टेप बैक भी किया है। लेकिन जी हमने तो ये पहले ही वो इस्टेब्लिश हुआ था ना, कई साल पहले जब आए थे तालिबान। और 21 में 21 में आए थे ना, 2021 में। जी जी और जी। जनरल फैज गुलामी की हमीद ने जाके गुलामी की बड़ी, सलीटें तोड़ी थी उन्होंने, आप ये ना हाँ भूलिएगा। हाँ हाँ, जनरल फैज हमीद गए थे, हाँ जी, हाँ जी। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ये वो। हाँ जी। तो उस वक्त भी बड़ा क्लियर था कि ये जो हैं आपके तालिबान, ये मुल्ला उमर वाले तालिबान नहीं है। ये हुँ, नाउ इट्स अ नेटवर्क ऑफ डेस्परेट ग्रुप्स एंड पीपल। तो सेंट्रल कंट्रोल जो है, बहुत सारे उसके हिस्से हैं, सेंट्रल कंट्रोल नहीं है। सो वो प्रॉब्लम आपके साथ पड़ेंगे, एंड यू नीड टू कुछ प्रेशर, कुछ गुफ्तगू गुफ्तगू आपको साथ रखनी पड़ेगी। ये टोटली काइनेटिक जो है उससे नहीं है। और बात है कि ये बिल्कुल लिंडसे साहब बिल्कुल तालियां बजाएंगे हम कि वेरी नाइस, उन्होंने कहा जी हमले का हक है। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो झेलने हैं पाकिस्तान ने और उसके बॉर्डर रीजन्स ने, उसका कोई निकाले ना रास्ता, लिंडसे नहीं साहब। वो तो देखिए ना, वो तो मेरे ख़्याल से कॉन्सिक्वेंसेज़ का तो छोड़े ना आयशा, कॉन्सिक्वेंसेज़ का अगर उन्होंने सोचा होता, तो आज हम इस मेस में होते हैं पिछले 30-40 साल से। 30 साल से जो ये कर रहे थे वहां पे अफगानिस्तान में, पहले ये उनको तालिबान को हमारे भाई, बिछड़े भाई, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, इंडिया का मुकाबला और ये और वो, एक एक करके हर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव या गोल जो है वो क्रैश हुआ है। हमने अपने लाइफ टाइम में देखा है, कोई हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ा, कोई किसी से वो, मतलब वी हैव सीन इट मुझे मुझे अनरेवल। आपको आपको याद कराती हूँ जी कि हमारा पॉपुलर नैरेटिव होता था कि जी मेजॉरिटी अफगानिस्तान में पश्तून है और उनको तालिबान रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए। अब बिल्कुल। नैरेटिव है कि नहीं नहीं, पश्तून तो माइनॉरिटी हैं, बाकी जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो मेजॉरिटी हैं। आई नो। तो मैंने देखा ही है। मतलब अल्लाह ही हाफिज है। कॉन्सिक्वेंसेस का अगर सोचना शुरू हो जाए तो यकीन जाने आधे मसले हमारे खत्म हो जाए, आधे से भी ज्यादा, 60-70% सोच ही थोड़ी सी बदले। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट देयर, and that is one problem with Pakistan's security and other policies, even in the economic field, even in the other spheres of life. अच्छा आयशा, ये एक सवाल है, ये मुझे, मैंने इसलिए आपसे कहा कि ये जी चलते चलते कर लूं, कि ये ट्रंप ने वहां पे तुर्की को भी वो हथियार F-35 बेच रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी एर्दोआन जो है वो जंग को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन मैंने उसको रोका बिकॉज वो दोस्त है। तो ये भी एक है कि तो अमेरिका जो है वो एम्पावर भी कर रहा है ये तुर्की और इस तरह के पाकिस्तान के ममालिक को। क्या ये कोई ऐसी पॉलिसी आपको दिखाई देती है, शिफ्ट देखिए, मिडिल टर्की पावर्स एक के? टर्की तो बड़े जमानों से अमेरिकन इक्विपमेंट बना रहा है ना, हम्म। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के उसमें F-16 वगैरह वो करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि टर्की इज अ नेटो कंट्री, या या मत भूलें। सो अगर वो F-35, और उनकी बड़ी ख्वाहिश है टर्की की, क्योंकि टर्की जो है वांट्स टू बिल्ड इट्स मिलिट्री मसल इन ना। यूरोप, टू बी टेकन सीरियसली, नॉट इन एशिया बट इन यूरोप। या तो बेच देंगे, बट
वही जो मैंने अर्ज़ की ना कि ये छोटे-छोटे कामों के ठेके दिया करेंगे। ठेके देंगे बिल्कुल। जिसका ज़मीन ठेके ये पे दी जाती है। जियो पॉलिटिकल ठेकेदारी का सिस्टम अब एक चलेगा व्हिच विल लुक वेरी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम वो जो कोल्ड वॉर की डिवीज़न हाँ, थी पॉलिटिक्स थी उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आशा हमने बात तो नहीं की ये काफ़ी अरसे से ये जो सब कुछ हुआ है अभी ईरान के बाद कि पाकिस्तान में इसके डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ये एक तफ़सील से आपसे बात करनी है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये हमारी हिस्ट्री में ये रहा है 60s की डेकेड हो, 80s की डेकेड हो और फिर मुशर्रफ का 9 साल हो और अब ये वाला जो मोमेंट है कि इंटरनेशनल बूस्ट जो होती है उससे डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर होता है पॉलिटिकल आप तो उसको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिटरिज्म का नाम दे चुकी हैं वो बूस्ट हो जाता है तो अब क्या आपको ये लग रहा है कि ये वाला काम भी आगे बूस्ट ही होना है देखिए इस पे डिटेल में गुफ्तगू करेंगे हाँ लेकिन वेरी ब्रीफली बिल्कुल देखिए हम्म इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाँ मतलब ये कि वो मैं देख रही थी जो बर्किनस्टॉक से वीडियोज़ आ रही थी जी बिल्कुल कि आपके ऐसे प्राइम बयान मिनिस्टर हो साहब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। एक दफ़ा उन्होंने पकड़ लिया फील्ड मार्शल का हाथ, वो छोड़ ही नहीं रहे थे। तो बात ये है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपकी पॉलिटिकल क्लास टोटली लेट गई हो इज़ द वर्ड एंड सिविल सोसाइटी खामोश हो गई हो, ऐसे में जो मिलिट्री है और अथॉरिटेरियन मिलिट्री है, उसका तो यही ख़्याल है कि भई ये हमारे काइनेटिक तरीके जो हैं, डंडा जो है वो हाँ काम करता है। काम कर आप देखें ना आज़ाद जम्मू कश्मीर से लेके खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आपने महारंग बलोच को भी सज़ा सुना दी, उम्र कैद। सो ये तमाम वो फ़ैसले हैं जो कि एक माइंडसेट रिफ्लेक्ट करते हैं, एक कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करते हैं इन देयर ओन पावर। तो ये तो आगे बढ़ेगा, ये पीछे नहीं जाएगा। ये आगे बढ़ेगा बिल्कुल आयशा और ये इसके ऊपर तफसील से जरा बात होगी हम बात करेंगे जुडिशरी का भी पार्लियामेंट का भी और पॉलिटिकल पार्टीज का जो इसमें आ रहा है सारा उनका रोल भी आ रहा है इसको स्ट्रेंथन करने में लेकिन मैं बस आखिर में यही कहूंगा कि इसीलिए पहले उन्होंने कह दिया था कि हार्ड स्टेट बनने का फैसला कर लिया हमने तो अब वो कह रहे हैं कि देखो ये होती है हार्ड स्टेट आपने जो एग्जांपल्स दिए ना एजेके और मारंग और दीगर दीज आर ऑल सिंबॉलिक ऑफ द काइंड ऑफ हार्ट स्टेट वो जो इन्विजन कर रहे थे या कर रहे हैं इस प्रोसेस में तो बहरहाल आज के लिए हमारे शो का वक्त खत्म हो चुका है इंशाल्लाह आपसे ये गुफ्तगू जारी रहेगी क्योंकि मैं इसकी डोमेस्टिक जो है ना इम्प्लीकेशंस लोग बहुत ज्यादा बात करेंगे अच्छा भाई हमें फायदा क्या होगा मईशत इंप्रूव होगी कि नहीं होगी वो बिल्कुल एक अहम सवाल है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की अब हमें ये तैयारी करनी पड़ेगी अगले आने वाले कई सालों में कि एक ये जो हाइब्रिड जो भी इसको नाम दें हाइब्रिड मिलिटरिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिटरिज्म हाइब्रिड ये नहीं। हाँ इट इज हेयर टू स्टे नाउ तो ये बड़ी एक सोबरिंग थॉट है और एक इससे चलते-चलते मैं सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहती हूँ। देखें, हाइब्रिड के कुछ असूल होते हैं। हम्म हाइब्रिड में डिसीज़न मेकिंग की पावर है, वो डिस्ट्रिब्यूटेड होती है। हम्म, ठीक ठीक है? जिसकी वज़ह से आप उसे हाइब्रिड कहते हैं। जी यहाँ तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है किबला, यहाँ यहाँ पे तो नहीं एक ही इदारे के पास है, तो ये हाइब्रिड कहाँ से हो गई? जी बिल्कुल इदारे तो छोड़े ना चंद लोग हैं उन्हीं के पास है सारा कुछ तो एनीवे बाद में उसके ऊपर बात करेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस